आई एक्सपीरियंस्ड कि मैंने सेल्फ स्टडी से या अपने एक यूनिक स्ट्रैटेजी से जो प्रिपेयर किया, दैट वाज मच बेटर. रियली द प्लेस डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द पर्सन एंड द पर्सन इज यू. Hello everyone, I am Soumya Pandey, an IAS officer of 2017 batch, born on the UP cadre, and I had qualified the civil services exam in my first attempt with All India rank 4 back in 2017. Currently, I am posted as Chief Development Officer in Kanpur Dehat district of UP. So today we'll be answering all the questions on Ask the Officer segment of Officers on Duty initiative by Unacademy, and so I hope that I am able to answer most of the queries that you've posted. So let us begin. The first question is by Aditi Sharma, जो पूछ रही हैं कि मैम आपका डेली रूटीन क्या होता है, क्या आप मेडिटेशन भी करती हैं और आप दिन में पढ़ते थे या नाइट में. सो अदिति, माई डेली रूटीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माई प्रिपरेशन वो ऐसा होता था कि सॉर्ट ऑफ एक टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए. तो एक सेट शेड्यूल था, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते थे. आई वॉज एन अर्ली राइज़र, तो 5 या 6 बजे मैं उठ जाती थी. एंड जैसा आपने पूछा है मेडिटेशन आप करती थी या नहीं, इनिशियली नहीं, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन्वॉल्व्ड और बहुत टेंशन वाला माहौल भी रहता था. सो आई रेड अबाउट मेडिटेशन एंड माई मदर ऑल्सो इनकरेज्ड मी टू डू योगा. तो मैंने धीरे धीरे शुरू किया योगा एंड मेडिटेशन, एंड दैट हेल्प्ड मी टू कॉन्सेंट्रेट, दैट हेल्प्ड मी टू फोकस बेटर. मैंने कहीं पढ़ा था कि इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने के लिए या किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए यू नीड द फैट फार्मूला ऑफ सक्सेस. एंड फैट मीन्स FAT, F फॉर फोकस, A फॉर एटीट्यूड एंड T फॉर थॉट. और ये तीनों ही चीज़ें मेडिटेशन से इम्प्रूव होती थी. सो आई स्टार्टेड अडॉप्टिंग मेडिटेशन फॉर माई पर्सनल ग्रोथ एंड फॉर माई बेटर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन पावर. मैं जैसा मैंने बताया, मैं अर्ली राइज़र थी, तो मैं प्रेफर करती थी कि मैं मॉर्निंग में पढूं. मेरा रूटीन यही होता था कि सुबह उठे, थोड़ा मेडिटेशन एक्सरसाइज किया और उसके बाद न्यूज़पेपर्स पढ़ा. न्यूज़पेपर यूजुअली जल्दी आ जाते थे 7-8 बजे तक, 1 से 2 घंटा न्यूज़पेपर. देन मैंने अपने वीकली टाइम टेबल्स बना रखे थे कि इस वीक में मुझे इस सब्जेक्ट को के इस चैप्टर को पढ़ना है, तो 1-2 घंटा वो पढ़ लिया. अपने ऑप्शनल को मैं मेजर टाइम देती थी. अगर मैं रेशियो बता पाऊँ तो 60% टाइम मैं ऑप्शनल को देती थी और 40% टाइम मैं GS को देती थी इनिशियल डेज में. और लेटर ऑन जब मेरा ऑप्शनल कवर होने लगा तब मैंने इसको रिवर्स कर लिया. फिर मैं ज़्यादा टाइम GS को देने लगी और ऑप्शनल को कम टाइम देने लगी जब ऑप्शनल प्रिपेयर हो गया. तो इस तरह का एक डेली रूटीन रहता था और मैं कोशिश करती थी that without getting affected by a lot of things that are happening around. कोई अच्छी मूवी आ रही है, कोई अच्छा कॉन्सर्ट आ रहा है या कोई फंक्शन आ रहा है, उससे अफेक्टेड हुए बिना या मिनिमाइज करके अपना रूटीन मोर और लेस फॉलो कर पाऊँ. We'll take the next question by Rahul Kumar Das. Madam, how was your Bharat Darshan experience? So Rahul, this is बहुत बाद का, जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे एंड व्हेन यू विल गो इनटू लबसना. बट भारत दर्शन इज़ वन हाई पॉइंट इन योर लबसना ट्रेनिंग. एंड भारत दर्शन में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम यू विजिट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री. सो स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर टिल अंडमान निकोबार और स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट कोस्ट ऑफ गुजरात टिल द नॉर्थ ईस्ट असम, आप पूरा देखते हो. एंड जो आप पढ़ते हो दैट आवर कंट्री इज़ सिग्निफाइज और सिम्बलाइजेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो आपको देखने को मिलता है. और सबसे अच्छी चीज़ भारत दर्शन में होती है दैट यू ऑल्सो डेवलप एस्पिरिट दी कोर, यू डेवलप अ फीलिंग ऑफ टीम वर्क, क्योंकि उसी टीम में एक टीम लीडर होता है जो हर वीक चेंज होता है. तो आप ही में से आप ही का कोई बैचमेट या आप ही का कोई कोलीग आपका टीम लीडर होगा. और किस तरह आप एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचान के इंडिया की पूरी ब्यूटीज़ को विजिट करते हैं, डिस्कवर करते हैं. दैट इज़ समथिंग रियली ब्यूटिफुल. और कल्चरल रिचनेस जो इंडिया की देखने को मिलती है वो भारत दर्शन में स्प्लेंडेड है. स्टिल रिमेंबर हम लोग अंडमान निकोबार में थे, वहाँ का एक्सपीरियंस. एंड देन एक और बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी डिफेंस फोर्सेस के बारे में. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के बेसिस कवर होगा भारत दर्शन में. हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में LOC तक जाके आर्मी को देखा कि वो कितने हार्डशिप्स फेस करके हमारे जो कंट्रीमैन है, हमारे यंग पीपल, फ्रेश ब्लड, दे आर स्टैंडिंग देयर डे एंड नाइट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आवर एनिमीज़. देन हमने अंडमान निकोबार में ट्राई सर्विसेज कमांड देखा, जहाँ पे आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों ही लगी हुई थी बॉर्डर्स पे.
और हम लोगों ने एयरफोर्स ग्वालियर में देखा था, एयरफोर्स स्टेशन ग्वालियर। तो इस तरह से हमने अप्रिशिएट किया कि हाउ मच आर कंट्रीमैन इज डूइंग। सो भारत दर्शन इज एन ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस। You learn the feeling of teamwork, and I also learned कि team actually means together everyone achieves more, TEAM. So that feeling you will carry throughout your life, and when you sit on this chair, it is all about being a good leader. And so there are two kinds of leadership model if you read. So there's a leader model and there's a leader follower model. So Bharat Darshan में आप leader model सीखते हो, in the sense कि you are the leader but you also empower your college mates or your batchmates to become leaders. So this is something that I learned during that time. Next question is by Vicky. इन्होंने पूछा है कि in which city where you was prepared for UPSC, or is it necessary to go to Delhi? विकी, इसमें मुझे ये कहना है आपको कि रियली द प्लेस डज नॉट मैटर, वॉट मैटर्स इज़ द पर्सन एंड द पर्सन इज़ यू। सो ये होता है अप्रीहेंशन, एक नोविस मेरे में भी था जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, व्हेन आई वाज अ नोविस, कि दिल्ली में जाके बड़ी बड़ी कोचिंग्स में एडमिशन लेके ही IAS या UPSC निकाला जा सकता है और घर बैठ के नहीं किया जा सकता। बट दिस नोशन वॉज ब्रोकन बाय मैनी सीनियर्स बिफोर मी, जिन्होंने खुद की प्रिपरेशन से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के हेल्प से इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में टॉप रैंक्स के साथ क्रैक किया। एंड माई सेल्फ आई एक्सपीरियंस्ड कि मैंने सेल्फ स्टडी से या अपने एक यूनिक स्ट्रैटेजी से जो प्रिपेयर किया, दैट वॉज मच बेटर देन एनी। सो कोचिंग कैन गिव यू अ गाइडेंस, कोचिंग कैन गिव यू अ डायरेक्शन, बट अल्टीमेटली इट इज़ योर सेल्फ स्टडी, योर स्वेट दैट विल मैटर अल्टीमेटली। तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, बट कोई सिटी स्पेसिफिक मैं नहीं बोलूँगी कि दिल्ली जाइए या बॉम्बे जाइए या वहीं पे जाइए। आप जिस भी सिटी में हो, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आजकल इतने सारे हैं। जो आज ये एयर हो रहा है, ये अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहा है। सो अनअकैडमी इज़ अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म जिसमें हर सब्जेक्ट का आपको वास्ट डिटेल्ड रिच वीडियोज़ मिल जाएंगे। सो यू कैन फॉलो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड यू कैन जस्ट focus on self-study more rather than being dependent on the coaching. The next question is by Preeti. Ma'am, I'm working in private company with 9-hour job. How can I manage job with study? So, just like Preeti, there are many other aspirants who are working, which is obvious because we have to be financially independent also, and we have to prepare also if we are aspiring. So, if you're working in a 9-hour job or a 10-hour job, आपके ऊपर ज़्यादा सॉर्ट ऑफ दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फुल टाइम। तो आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत मेटिकुलस होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एंड यू शुड रियली फॉर्म हैबिट्स दैट रीप बेनिफिट्स। तो आपके लिए, इफ़ यू आर एन अर्ली राइजर, आपके लिए मॉर्निंग का 4 घंटा, यू शुड मेक दोज 4 आवर्स इतना प्रोडक्टिव जो शायद बाकी बंदा जो घर बैठ के पढ़ा है वो 10 घंटे में कवर कर पा रहा है। तो उसके लिए आप, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मेडिटेशन है या कुछ भी है जो जिससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़े, प्लस you have to read less and retain more. So like I always say कि आपको किसी चीज़ में PhD नहीं करनी है, you don't have to know everything about something, but you need to know something about everything. तो थोड़ी थोड़ी आपको bird's eye view हो, आपको एक आपका analysis power clear हो, तो आप ये चीज़ अच्छे से कर पाएंगे। So 2 things, time management, clear cut demarcation of time, and you need to know what to leave also because the syllabus is so vast. तो आपको पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। Keep your book list limited and revise them more and more. अगला क्वेश्चन है स्मृति श्रीवास्तव का, how to deal with political influence in IAS. So this is a typical and a tricky question also. See, as an aspirant तो आपको ये नहीं डील करना पड़ता है, but when you get into the service or you get into the job, not only political but many kind of influences will come to you or will be burdened over you, and not only in the government service, even in the private sector. Ultimately it matters कि आपकी personality कितनी upright है, आपकी इंटीग्रल या कोर वैल्यूज़ कितनी अच्छी हैं, और किस हद तक आप अपने आप को इन्फ्लुएंस होने दे रहे हैं। So there is this paper in UPSC also, ethics, integrity and aptitude. So these 3 terms will actually summarize on how to deal with political influences. If you're ethical, if you follow the approach of probity, if you have that aptitude of being an upright and a transparent and an honest officer, then I think बहुत ज़्यादा influence आप नहीं होगे, और आप clear cut बोल पाओगे सामने वाले को that this is what can be done according to law and this cannot be done because this is unlawful. And then no one can force you to do the wrong things because ultimately it's your integrity which will speak. So that's it.
मोहम्मद जसिल ने पूछा है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट स्किल्स एंड क्वालिटीज़ फॉर एन IAS ऑफिसर टू डू द जॉब? Skills and qualities. Okay, so let me put it in this way that because an IAS officer is a generalist, so the most important skill will be, first of all, will be how to be a good team leader. Because whenever you are posted as an IAS officer in any post, whether it be in the health sector or whether it be in the education sector या फिर कोई फील्ड पोस्टिंग होगी, तो आपको टीम लीडर की तरह बिहेव करना होगा और आप टीम लीडर होगे एंड देयर विल बी मिलियंस ऑफ पीपल बिलो यू हु विल लुक अप टू यू. सो हाउ विल यू लीड बाय एग्जाम्पल, हाउ विल यू एम्पावर देम टू बिकम अ लीडर? जैसा मैं इसके पहले बता रही थी कि लीडर फॉलोअर मोड भी हो सकता है कि यू फील कि आप ट्राइब के लीडर हो और जो आप बोलोगे वही आपके नीचे वाला करे. एक लीडर मोड भी हो सकता है कि आप समझो कि मेरे साथ वालों को मैं इतना एम्पावर कर दूं कि वो भी लीडरशिप क्वालिटी एग्जेम्पलीफाई कर पाएँ. फॉर एग्जाम्पल, मैं CDO हूँ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर. मेरे अंडर में मेरे साथ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं जो एक एक ब्लॉक देख रहे हैं और उनके अंडर में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं जो एक एक विलेज देख रहे हैं. सो माय मोड ऑफ वर्किंग इज़ ऑलवेज कि मैं अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और अपने विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर को एम्पावर करूं कि जिस इंस्पिरेशन या जिस एनर्जी के साथ आई एम वर्किंग, they also work in their designated areas. I should empower them, I should inspire them, I should lead them by example rather than just asking them to follow me as a tribe. So this is one quality that is necessary. Second is patience and persistence. So whenever you start a new project, this is very important that you have to consistently follow it up, regularly monitor it. And third is feedback from the masses. You have to regularly take feedback so you know कि हम गलत तो नहीं जा रहे हैं, हम कोर्स करेक्शन कहाँ करना चाहिए हमें. तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज़. एंड स्किल इज़ ऑफ कोर्स टेक्निकल स्किल. आप जिस काम करो आपको नॉलेज होनी चाहिए उस काम की. सो टेक्निकल स्किल एंड ह्यूमन स्किल्स. यू शुड बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. यू शुड ट्राई टू कीप योर सेल्फ इन देयर शूज़. अगर मेरे सामने कोई वृद्ध आदमी आ रहा है, उसको पेंशन नहीं मिल रही है पिछले 10 सालों से, तो आई शुड बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स हिम कि अगर मेरे परिवार में किसी के साथ ऐसा हो तो हाउ विल आई फील. If we develop that empathy, that sensitivity, things becomes easier. The next question is by A. Mishra. Is age a factor while preparing for UPSC interview, as most of the candidates selected in recent years are very young and from well-to-do colleges? There is an age given by UPSC, 21 years is a cut-off age, जिसके बाद आप prepare कर सकते हो. There is a higher cut-off age. So if you are aspiring for UPSC, age is not a factor if you fall in that designated bracket. Second thing that you asked is कि well-to-do colleges के बच्चे निकल रहे हैं. I would just counter it by saying, or I would just put forth my point कि हर background का बच्चा निकल रहा है. And there have been millions of inspiring stories where people from a very humble background have cracked it with very decent ranks. So ultimately it boils down to the fact that कितना पसीना बहाने के लिए हम रेडी हैं, कितना हार्डवर्क करने के लिए हम रेडी हैं, कितना मेहनत करने के लिए हम रेडी हैं. Do we have that aptitude of do it and give it everything? अगर वो हम में है तो you can definitely qualify UPSC. The next question is by Tamanna Verma. What is the importance of maths and science in UPSC preparation? What is the level of these subjects in exam? Are the questions level too high to pay more attention on these subjects in school time? So there are 3 questions asked in this by Tamanna. Importance of maths and science, the level, and school time पे कितना attention pay करना चाहिए. So I'll come to maths first. मैथ्स आपको सिर्फ CSAT में ज़रूरत पड़ेगी, आपको जनरल स्टडीज़ या मेंस में मैथ्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड अगर आपने 10th तक मैथ्स पढ़ी है और आपकी ठीक ठाक है मैथ्स, तो CSAT आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे. स्कूल में ऑफ कोर्स 10th तक आपका मैथ्स कंपलसरी होता है, तो आपको पढ़ना ही है. उसमें अगर आप ध्यान से करेंगे एंड बहुत हाई लेवल मैथ्स नहीं, बहुत बेसिक मैथ्स, बेसिक रीजनिंग भी अगर आपकी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. Science on the other hand is an important part of UPSC और science and technology paper 3 में होता है GS के. उसमें भी you don't have to know the core technical parts of physics, chemistry and bio. You have to know the application part of the physics, chemistry and bio. मीनिंग कि रोबोटिक्स का क्या रोल है सोसाइटल डेवलपमेंट में फॉर एग्जांपल, या फिर बायोलॉजिकल जीन म्यूटेशन का क्या रोल है इन आवर सोसाइटी, या किस तरह से वैक्सीन्स डेवलप हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ दैट. सो दिस इज जस्ट टू से दैट
जो एप्लीकेशन पार्ट है साइंस का, उसका रोल है वो आप अगर रेगुलरली न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, साइंस की मैगजीन पढ़ रहे हैं और साइंस की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो वो आपका इजीली कवर हो जाएगा। आपको एक बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज उसमें होनी चाहिए। So this question is by Sibangi Sudarshini. Is it important to start the preparation for UPSC from your boards? Is it important to keep humanities as your 12th stream for UPSC? Will it be an advantage? So Sibangi, see, whenever you want to start, you can start. अगर आपको 12th से पता है कि आपको UPSC में जाना है, so you start your preparation from 12th. Preparation मतलब आप वैसे भी आप NCERTs पढ़ रहे हो, वैसे भी आपको अवेयर रहना है अपने सराउंडिंग के बारे में, तो आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो, तो द अर्ली द बेटर, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, ये बहुत पुरानी कहावत है। तो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट, जस्ट बिगिन इट, गिव आउट योर हार्ट एंड स्वेट। The second question was, is it important to keep humanities as your 12th stream for UPSC? Will it be an advantage? So basically, see, जो UPSC का पेपर है वो heavily weighted towards current affairs and general knowledge and humanities subjects हैं। तो GS पेपर 1 देख लीजिए, उसमें history है, geography है, society है। GS पेपर 2 देख लीजिए, polity and governance है। पेपर 3 देख लीजिए, economy, environment, science and tech, या पेपर 4 इज एथिक्स। सो 80 to 90% जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें ह्यूमैनिटीज़ के ही कोर सब्जेक्ट हैं, इफ़ यू टेक साइंस आउट। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ह्यूमैनिटीज़ और आप ह्यूमैनिटीज़ में ग्रेजुएशन करना चाहती हैं, सो गो अहेड विद इट। डोंट फॉल इन द ट्रैप कि बीटेक वाले यूपीएससी निकालते हैं या नीट करके यूपीएससी निकालते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ह्यूमैनिटीज़, यू विल डेफिनेटली एन्जॉय इट, एंड इन द प्रोसेस ऑफ एन्जॉयमेंट यू विल ऑल्सो प्रिपेयर फॉर योर यूपीएससी। Anamika Singh has a lot of questions in one question. What changes compared to what aspirants think before getting the selection? What is the difference with respect to Labasna that only someone who get to go there would realize? And more importantly, what's different with respect to service from how it's perceived on the outside? Also, how is it tackling professional and personal life? Is it challenging? So Anamika, you've asked and touched upon a lot of important things. Kudos to you. I'll take the first part. What changes compared to what aspirants think before getting the selection? See, before getting selected, we are just aspirants, and every aspirant has the same story. कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, घिसना है घिसना है घिसना है। सो वी ओनली हैव दिस कि यूपीएससी निकालना है बाय हुक और क्रोक। तो दैट इज़ द माइंड सेट। वी आर ऑलवेज इन द हार्ड वर्क मोड एंड द गिव इट ऑल मोड। Different with respect to Labasna that someone only would get to go there would realize. So Labasna, as officers on duty, has featured a lot of videos in Labasna. I'll repeat the same thing, कि Labasna has a special kind of vibe around it. First of all, you have this feeling of achievement कि इतना मेहनत करके हम वहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ तक अपनी मेहनत से पहुँचे हुए हैं। So you have that satisfaction. Number 2, you meet so many people from different backgrounds, from different services, from different parts of India, that your exposure increases a lot. You make friends for life with people from different services. तो एक इस तरह का एक्सपोजर आई थिंक कहीं नहीं मिलता है। देन यू गेट टू गो टू हिमालयाज फॉर ट्रेकिंग, यू गेट टू गो टू द विलेजेस फॉर योर विलेज स्टडी टूर, यू गेट टू गो टू भारत दर्शन, यू गेट टू पार्टिसिपेट इन so many different clubs and activities. So this is a different experience. And what's the difference with respect to service from how it's perceived on the outside? This is important. See, as aspirants, हमें बहुत limited understanding होती है that what IAS is. But I am sure if you're following officers on duty regularly, तो आपको काफ़ी insight मिला होगा कि एक officer की life कैसे होती है, चाहे वो police officer, IPS officer हो या IAS officer हो या audit service का officer हो। तो officer की life is full of responsibilities. It's not just the beautiful picture that maybe we perceive from outside. Of course, there are perks and benefits, लेकिन there are so many responsibilities। और कई बार हम लोग भी अपने आप से बहुत उम्मीद रखते हैं कि हम IAS बन जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। When you sit on the chair, you also realize the ground realities कि किसी छोटे से प्रोजेक्ट को भी इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मैं जब ट्रेनिंग में थी सिद्धार्थनगर में, तो मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया था कि ऑनलाइन एजुकेशन या फिर कंप्यूटर के थ्रू कैसे बच्चों को वहाँ पे पढ़ाया जा सकता है। इनफैक्ट नॉट कंप्यूटर, टीवीज़ के थ्रू। एक दीक्षा ऐप है बाय गवर्नमेंट ऑफ यूपी, तो उसके वीडियोस को एयर करके कैसे हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को पढ़ा सकते हैं और इससे लर्निंग आउटकम में कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। For this, what did I require? I required internet connection. I required qualified teachers who could operate जो videos को operate करके air कर सकें. I required a television.
और इन सब के लिए कोई फाइनेंशियल सोर्सेज कैसे आएंगे, फिजिकल सोर्सेज कैसे आएंगे, टीचर ट्रेनिंग कैसे होंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आइडियाज़ हमारे कई बार बहुत ग्रैंड होते हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन या माइन्यूट एग्जीक्यूशन के लिए जो चीज़ें चाहिए, दैट यू रियलाइज व्हेन यू सिट ऑन दिस चेयर, दैट इम्प्लीमेंटिंग अ स्मॉल प्रोजेक्ट कैन ऑल्सो कम विद अ लॉट ऑफ हर्डल्स. So maybe this is the difference that I can say. And last one was professional and personal life. Of course, it is challenging because you have 24 hours. This service demands most of your time, and because it is a service, not a job, so it is not a 9 to 5 job per se. You have to be available to the people 24/7. आपके पास ये CUG फ़ोन होता है, which is the official phone, which has to be kept on throughout. And इस पे लोगों की शिकायतें रात में भी आ सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं, और आपको इसको रिस्पॉन्स करना होता है अच्छे से. तो बट देन यू शुड हैव अगेन योर प्रायोरिटीज राइट, कि माई पर्सनल लाइफ को आई कैन डिवोट सो मच ऑफ टाइम व्हेन देर आर सम हॉलीडेज, और यू कैन टेक लीव्स सम टाइम फॉर योर पर्सनल लाइफ, एंड व्हेन यू आर सिटिंग ऑन दिस चेयर, गिव योर 100% एज एन ऑफिसर टू द सर्विस ऑफ द नेशन. The next question is by Sheetal Biradar. Hi ma'am, I want to know how can one identify whether he or she is capable of becoming a civil servant? It's not only about preparation but also about the responsibilities. So responsibilities की बात I think I've touched. How can one identify? I think only you can identify because you know yourself better than anyone else. You know, अगर आपको मन है कि आप कोई एक ऐसी आपको सर्विस मिले या जॉब मिले जिसमें आप हर दिन कुछ नया कर रहे हो, आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, अपनी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है, जिसे हम कहते हैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, और एज महात्मा गांधी कॉल्ड इट दी अंत्योदय एंड द सर्वोदय फीलिंग. अगर आपके अंदर वो फीलिंग्स हैं कि मुझे ये करना है, सोसाइटी में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना है, या एक मल्टी डायमेंशनल प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ मैं अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर सकूँ in actual ground work, so this service is for you. तो अगर आप में वो है, if you have that aptitude, then definitely you should come into this service, and India needs people like you to work for the nation. So I think this brings us to the end of the questions. I'm sure आप लोग के और बहुत सारे questions होंगे, but I'm sure इतने short duration of time में we were able to address some of the queries that you had posted. And again, I would end by thanking officers on duty and Ask Your Officer initiative. I hope I was able to do justice with the questions that you asked, and best wishes for your future. Thank you.